मेरा नाम डॉक्टर परीक्षित सिरोही है। मैं विधि संकाय लॉ फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम आपके समक्ष एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे चर्चा करने वाले हैं। ये जो वीडियो आपके समक्ष है, ये सियरा राष्ट्रीय लॉ स्कूल बेंगलोर, उनका एक संस्थान है, सेंटर फॉर इन्वायरमेंट रिसर्च एंड एडवोकेसी। उन्होंने ये वीडियो तैयार किया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भारत सरकार के अधीन। और इस वीडियो का उद्देश्य है अखिल भारतीय स्तर पर लोगों को लीगल लिटरेसी या कानून के बारे में शिक्षा देना। आज हम आपसे बात करेंगे स्त्रियों के वैवाहिक अधिकारों के बारे में, मैट्रिमोनियल राइट्स ऑफ विमेन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हमने कुछ 7-8 ऐसे जो स्त्रियों के अधिकार हैं उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जो पहला जो अधिकार है वो है राइट टू मैट्रिमोनियल होम, वैवाहिक घर में रहने का अधिकार, पति के घर में रहने का अधिकार। देखिए, जब एक स्त्री की शादी होती है, विवाह होता है, वो अपना घर छोड़ के, अपना बचपन छोड़ के किसी और के घर में आती है। हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कहीं भी ऐसा नहीं कहता कि आपकी शादी हो गई तो आप पिता के घर में आप नहीं रह सकते। कहीं पे भी ऐसा, स्त्री का अधिकार है, वो जहां रहना चाहे, छुट्टी मनाने आना चाहे, वो अपने पति का घर छोड़कर दोबारा आके पिता के घर में रहना चाहे, कोई बंदिश नहीं है, कोई उसको मना नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त विवाह उपरांत पति के घर में रहने का भी अधिकार हो जाता है। वो घर चाहे पति का एंसेस्ट्रल घर हो, यानी कि पति के पिता या दादा या चाचा का घर हो, वो घर जॉइंट फैमिली का घर हो, यानी कि उसमें पति के साथ उसके जो है दादा या चाचा या बुआ रहते हो, वो घर जो है उसके आपके ससुर का घर हो, वो घर सेल्फ अक्वायर्ड हो, यानी कि आपके पति ने खुद खरीदा हो जीवन काल में, या वो घर जो है किराए का घर हो। जीवन पर्यंत आपको उस घर में रहने का अधिकार है। पति की डेथ होने के बाद अगर किसी कारणवश पति का निधन हो गया तब भी आप उसी घर में रह सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपका जो है विवाह नहीं चल पाया, आपको जो है तलाक या सेपरेशन में जाना पड़ गया, तब भी आपके पास वैवाहिक घर में रहने का अधिकार है, जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना हो जाए। ये तो बात हो गई घर की। अब हम आज की स्थिति में अपनी बहनों को, अपनी पुत्रियों को, अपने समाज में लड़कियों को डिवोर्स से डील करना तो नहीं सिखाते। हम यही मनाते हैं कि ऐसा हमारे साथ ना हो। लेकिन यदि किसी कारणवश तलाक या अलग होने की नौबत आ गई, तब क्या होता है? तब आप अपना जो है फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे सिक्योर करेंगे? तब आप अपने आप को फाइनेंशियल रूप से कैसे मजबूत करेंगे? तो ये कुछ उसके प्रावधान। सर्वप्रथम सेक्शन 125 धारा 125 सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हर एक वैवाहिक स्त्री को ये अधिकार देता है कि वो जीवन पर्यंत अपने पति से मेंटेनेंस ले सके, यानी कि गुजारा भत्ता ले सके। यस, यदि आपने जो है दोबारा शादी कर ली तब ये गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, अन्यथा आजीवन ये गुजारा भत्ता मिलेगा। हमारे देश में अधिकांश लोग हिंदू हैं। हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट व जैन लोगों के लिए है। जो पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, उनके लिए ये कानून नहीं है। हमारे यहाँ दो प्रमुख जो कानून हैं विवाह के लिए, एक है हिंदू मैरिज एक्ट और दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट में आमतौर पर वो लोग जो अलग अलग समाज के होते हैं, मान लीजिए एक हिंदू है, दूसरा क्रिश्चियन है, या एक इंडियन है, दूसरा फॉरेनर है, वो इसमें आके विवाह करते हैं। इन दोनों ही कानूनों में लिखा है दैट यदि किसी कारणवश विवाह नहीं चलता तो महिला जो है
अपने लिए एवं अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता ले सकती है। जब आपकी डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जब आपका केस चल रहा है, तब आप इंटरिम मेंटेनेंस ले सकते हैं, और जब आपको डिवोर्स का मिल चुका है तब आप परमानेंट मेंटेनेंस ले सकते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो मेंटेनेंस है उसमें स्त्रीधन अमाउंट नहीं आएगा। स्त्रीधन वो अमाउंट होता है जो, मान लीजिए कोई ज्वेलरी है, जेवरात है, जो वैवाहिक स्त्री को विवाह के समय उसके मायके से, ससुराल से या किसी और शादी में आए गेस्ट के द्वारा दिए गए हैं। सो ये सारी चीजें जो हैं वो स्त्री की खुद की प्रॉपर्टी हो जाती है। ये आप उससे डिप्राइव नहीं कर सकते, उसे लेने से मना नहीं कर सकते, और ये मेंटेनेंस अमाउंट में नहीं आएगा। मेंटेनेंस का मोटा रूल होता है कि ये 25% होता है। कम या ज्यादा भी हो सकता है। अगर छोटा बच्चा है साथ में तो हो सकता है 33% हो जाए, 33% पति की इनकम का। और अब जो है कोर्ट्स कहती हैं कि आप पति की इनकम जो है वो पति कम करके ना बताए, इसलिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आरटीआई के माध्यम से वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पति के पास माता पिता हैं या कोई भाई बहन है जिनका भी भरण पोषण करना है, तो 25 की जगह हो सकता है 20 हो जाए, पर जो मोटा रूल है वो 25% है। यदि, और ये मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता तभी मिलेगा जब आप खुद नहीं कमाते या पति से कम कमाते। यदि दोनों लोग उतना ही कमाते हैं तो आप अपने लिए तो नहीं ले सकते गुजारा भत्ता, बट हाँ बच्चे के लिए ले सकते हैं। इनफैक्ट पति भी क्लेम कर सकता है गुजारा भत्ता अगर वो आपसे कम कमाता है। सो ये कुछ चीजें हैं जो फाइनेंशियल राइट्स में आती हैं। अब हम आगे जाके देखेंगे ये जो घरेलू हिंसा, ये एक काफी बुरी चीज है, समाज में कुरीति है। इस कुरीति को हटाने के लिए भारत सरकार ने 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस लॉ बनाया, और ये कानून शारीरिक, मानसिक, सेक्सुअल, फाइनेंशियल या किसी भी तरह की दुर्व्यवहार को इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। ये सब इसकी परिधि में आता है। और महिलाएं जो हैं जिनका विवाह हुआ है वो प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते हैं, अपने पति से गुजारा भत्ता क्लेम कर सकते हैं, बच्चों की कस्टडी क्लेम कर सकते हैं, हर्जाना वसूल सकते हैं अपने पति से। ये जो, जब आपकी चॉइस है कि जब आपने ये शिकायत की, प्रोटेक्शन की, तब जो है आप पति के घर में ही रहना चाहते हैं उसके बाद, या अलग घर में रहना चाहते हैं। अगर अलग घर में रहना चाहते हैं तो इसकी व्यवस्था भी आपके लिए की जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे आपका जो प्रॉपर्टी में अधिकार। देखिए बहुत सारे सुधार किए गए हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में। इस एक्ट के, इस कानून के आने में 50 साल बाद, ये कानून जो है 50 के दशक में आया था, 50 साल बाद बहुत ज्यादा सुधार किए गए हैं। और ये सुधार इस उद्देश्य से किए गए हैं कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में ज्यादा से ज्यादा हक मिले। आज की स्थिति के अनुसार चाहे वो बेटा हो या बेटी, उसका पिता की संपत्ति में उतना ही अधिकार होगा। महिलाएं जो है आज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में को पार्टनर बन सकती है। पहले हमने देखा था कि पिता की मृत्यु के बाद जो परिवार का प्रमुख है वो बेटा बन जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब माताजी को भी प्रमुख या कर्ता बनाया जा सकता है। उतना ही अधिकार एक पत्नी का है जितना किसी और का है अपने पति की प्रॉपर्टी। पति चाहे तो विल में हिस्सा देके जाए, चाहे तो अगर वो उसने विल नहीं बनाई है तो भी पत्नी को उसमें हिस्सा मिलेगा। हर सूरत में पत्नी को हिस्सा मिलेगा, सिवाय उसके जब पति ने बोला हुआ है कि मैं इसको हिस्सा नहीं देना चाहता, विल बनाई हुई। यदि पति ने दोबारा शादी कर ली बिना तलाक लिए पत्नी के जीवन काल में, पत्नी के मृत्यु से पहले आपने दूसरी पत्नी या तीसरी पत्नी ले आए, तो दूसरी या तीसरी पत्नी को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल सकता। प्रॉपर्टी में हिस्सा केवल पहली पत्नी को ही मिलेगा, क्योंकि दूसरी या तीसरी पत्नी की कानूनन स्टैंडिंग नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बच्चों की स्थिति। हमारे देश का एक बहुत पुराना कानून है, 130 साल पुराना कानून,
गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 का कानून है। ये कहता है कि दोनों ही माता और पिता को उतने ही कस्टोडियल राइट्स दिए जाएंगे। बट अगर वो बच्चा जो है 5 साल की आयु से कम है, तो माँ के जो राइट्स हैं वो पति के राइट से, पिता के राइट से ज्यादा हो जाए। जब आपका तलाक नहीं हुआ है बट आप घर छोड़ के चले गए हैं, अपने पति का घर आपने छोड़ दिया है, तो आप बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के भी, बिना किसी न्यायालय के आदेश के भी आप अपने बच्चों को अपने साथ घर से बाहर ले जा सकते हैं। हाँ, कस्टडी का केस जब डिसाइड होगा, तब अगर पति केस जीत जाते हैं तो पति को ये अधिकार है कि वो बच्चों को वापस ले ले। बट आप जो है अंतरिम रूप से, इंटरिम रूप से बच्चों को घर से बाहर ले जा सकते हैं बिना कोर्ट ऑर्डर के। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे दैट कस्टडी आप जो है बच्चों की क्लेम कर सकते हैं, चाहे आपके पास कोई इनकम या कोई नौकरी हो या ना हो। इसीलिए तो आप उनके लिए गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस मांग रहे हैं। आप बच्चों की कस्टडी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, चाहे आपके पास नौकरी हो या ना हो, चाहे आपके पास इनकम हो या ना हो। आजकल हम देख रहे हैं कि अमेरिका में काफी बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट उनकी बोल चुका है, 50 साल पुराना निर्णय बदल दिया है कि अब जो है महिलाओं के पास अबॉर्शन का अधिकार नहीं होगा। तो भारतवर्ष में ऐसा नहीं। भारतवर्ष में महिलाओं के पास संपूर्ण अधिकार है अबॉर्शन का। यदि वो चाहते हैं कि संतान को जन्म नहीं देना, तो बिना पति के कंसेंट के, बिना पति के पूछे, बिना पति से पूछे वो जाकर अपना अनजन्मी संतान को अबॉर्ट कर सकते हैं। पहले ये होता था 20 हफ्ते की आयु तक, अब इसको बढ़ा दिया गया है 24 हफ्ते की आयु तक बिना जन्मी संतान को अबॉर्ट किया जा सकता है। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है। भारतवर्ष में महिलाओं को अपने बॉडी के ऊपर जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्ता है, वो ज्यादा है, अमेरिका से भी ज्यादा है। हम सभी चाहते हैं कि डिवोर्स ना हो, पर कभी किसी कारणवश यदि हो जाता है, तो डिवोर्स के समय महिलाओं का क्या अधिकार है, वो हम थोड़ी सी बात करेंगे। हमने स्त्रीधन की बात थोड़ी सी की। स्त्रीधन महिला का ही है और महिला से नहीं लिया जा सकता। हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट दोनों यही कहते हैं। और यदि ऐसा होता है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 19A, धारा 19A के तहत कंप्लेंट की जा सकती है। सेक्शन 13 कहता है बिना पति की रजामंदी के, बिना पति की कंसेंट के आप डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। डिवोर्स का केस फाइल हो सकता है एडल्ट्री के केस में, जब आपके पति ने किसी और महिला के साथ शारीरिक संबंध बना लिए, जब आपके पति ने आपके साथ बर्बरता की किसी भी तरह की, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, आपका पति घर छोड़ के चला जाता है या आपको घर से बाहर निकाल देता है, या आपके पति को कोई मानसिक बीमारी हो जाती है, इन सभी केसेस में ये जो है आपके पास ये अधिकार है, आपके पास इस तरह का अधिकार है। सिमिलरली जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें भी सेक्शन 13B है। वो कहता है दैट आपके पास म्यूचुअल कंसेंट, आप दोनों ने आपसी रजामंदी से ये निर्णय ले लिया पति पत्नी ने कि आपको साथ में नहीं रहना। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का। आपने आज कोर्ट में अर्जी दे दी, जज साहब से आपसे पूछेंगे कि आप साथ नहीं रहना चाहते, ठीक है। 6 महीने बाद आपको दोबारा जज साहब बुला के पूछेंगे। यदि 6 महीने बाद भी आपने कोर्ट में कह दिया कि हम साथ नहीं रहना चाहते, जज साहब आपको डिवोर्स दे देंगे। सो ये तो हो गया डिवोर्स की प्रक्रिया। और हम देखेंगे दैट हमारे समाज में एक कुरीति है, दहेज की कुरीति। इसको हटाने के लिए शायद ये जो है 2005 में हमने देखा अमेंडमेंट किया गया, बिकॉज पहले लोग सोचते थे कि लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे, प्रॉपर्टी में जो उनका हिस्सा बनता है वो उनको दहेज के रूप में दे देंगे। तो दहेज एक कुरीति है, उसको हटाने के लिए 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना। इसको और मजबूत किया गया 1986 में, क्योंकि 70 और 80 के दशक में बहुत सारी घटनाएं सामने आई जिसमें नवविवाहिताओं को जलाकर मार दिया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। सो अब आज की स्थिति में दहेज लेना एवं देना दोनों ही कानूनन अपराध है। तो जो महिला है वो अपने
पैतृक फैमिली यानी कि पिता की फैमिली और अपने इन लॉज यानी जो सास ससुर वगैरह हैं, दोनों ही के खिलाफ दहेज लेने एवं देने के प्रकरण दर्ज करवा सकती है। यदि किसी भी नवविवाहित स्त्री का 7 वर्षों के अंदर मृत्यु होता है तो ये माना जाएगा कि ये दहेज के कारण ही मृत्यु हुआ है, अनलेस ये हम साबित कर पाए कि किसी और कारण से हुआ है। सो आईपीसी में दो बड़े क्लियर प्रोविजंस हैं, 304 बी जो डाउरी डेथ से डील करता है और 498 ए 498 ए जो क्रुएल्टी से डील करता है। ये जो दोनों हमने धाराएं देखी, इसमें किसी भी तरह की क्रुएल्टी, चाहे वो फिजिकल हो, मतलब शारीरिक हो, मानसिक हो या एवं सेक्सुअल, या आप उसको इतना परेशान कर दें कि उसकी मृत्यु हो जाए, वो सुइसाइड कर ले या कुछ भी इस तरह का हो जाए। जैसा कि मैंने पहले थोड़ी सी बात की थी, मैराइटल रेप हिंदुस्तान में क्रिमिनलाइज नहीं है, कानूनन अपराध नहीं है। मैराइटल रेप अभी हमने देखा था दैट 2 जजों ने अलग अलग निर्णय लिए हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, वो इस पे फाइनल निर्णय लेंगे। पर मैराइटल रेप आज की डेट में कानूनन अपराध तो नहीं है, पर अगर वो फोर्स सेक्स है, बिना इजाजत के पति अगर पत्नी के साथ सेक्स करता है तो पत्नी जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कंप्लेंट कर सकती है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, डीवी एक्ट में इसका भी प्रावधान है, सेक्सुअल वायलेंस का। महिला के पास अपनी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने का अधिकार है। अच्छा जीवन शैली, अच्छा लाइफस्टाइल जो उसके पति का है उसके पास एंजॉय करने का अधिकार है। उसको अपनी स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। उसको एक कमिटेड रिलेशनशिप का अधिकार है। यदि पति अन्य स्त्री के साथ कोई शारीरिक संबंध बनाता है या दोबारा शादी कर लेता है, तुरंत डिवोर्स का प्रावधान है। और कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो, यदि एक स्त्री विवाह के बाद पढ़ना चाहती है, अपनी शिक्षा पूरी करना चाहती है, हायर स्टडीज करना चाहती है या नौकरी करना चाहती है, उसको आप रोक नहीं सकते ये कहकर कि आपकी शादी हो गई, आप घर संभालिए, बच्चे संभालिए। कोई भी ऐसा कानून भारतवर्ष में नहीं है जो उनको रोकता हो। तो मित्रों, ये तो हमने आज बात कर ली स्त्रियों के अधिकार के बारे में। आशा करते हैं दैट ये आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। यदि आप या आपके किसी परिचित को कोई भी मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम हो रही है तो आशा करते हैं आपको जो है आज कुछ उस बारे में जानकारी मिली होगी कि हमने थोड़े से सामने आपके हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं। ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर है 1091 1091। इस पर आप कभी भी 24 घंटे शिकायत कर सकते हैं यदि कोई भी महिलाओं से रिलेटेड इशू हो। 1091 या 181 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आए।